अनुग्राग प्रथम। आज तारीख 10 अगस्त 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पहला ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 के बारे में, अटलांटिक मेरीडोनर ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी कि एमएफ के बारे में, इसके बाद इंटरनेट गवर्नेंस फोरम और खेल रत्न के बारे में। पहला टॉपिक है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप। इसे आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। कब? जब उन्हें पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। दिल्ली में जब आपने पॉल्यूशन को देखा है तो उस समय भी इसे इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल यह एक एक्शन प्लान होता है, यानी कि जैसे जैसे प्रदूषण का लेवल बढ़ता था तो पहले क्या होता था, लोगों को पता नहीं होता था कि आगे सरकार कौन सा निर्णय लेगी, जिससे लोग भी असमंजस में होते थे। जैसे कि यहाँ पर जब दिल्ली में प्रदूषण फैलता था तब दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ऑड इवन आदि वगैरह लागू करते थे, कभी कभी रास्तों को ब्लॉक कर देते थे, प्रतिबंध कर देते थे, ये वगैरह। तो लोगों को पता नहीं होता था कि सरकार कौन सा निर्णय लेगी। इसलिए 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात बोली गई कि आप जो इस प्रकार के निर्णय लेते हैं इससे सभी को दिक्कत होती है। प्रशासनिक एरिया है दिल्ली, देश की राजधानी है ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या गया कि आप एक एक्शन प्लान लाइए, यानी कि लोगों को पता हो कि जब प्रदूषण का जो लेवल है अगर वह जिस स्तर से बढ़ता है उस स्तर पे कौन कौन से आप निर्णय लेंगे। तो इसलिए इसे ग्रैप को लाया गया था, यानी कि जैसे जैसे मान लीजिए जो प्रदूषण है इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर 10% बढ़ा तो यहाँ पर पता हो जाएगा लोगों को कि ये जो बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वह अब बंद हो जाएगी, इसके बाद और बढ़ेगा तो कुछ छोटी गाड़ियाँ उससे ही बंद कर दी जाएगी, और भी ज़्यादा बढ़ गया तो इस पूरे दिल्ली को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर से आने वाली सभी गाड़ियाँ जो है ब्लॉक कर देगी। इस प्रकार के ग्राफ में बनाए गए हैं। अभी यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह कोविड-19 के कारण है। क्योंकि ये देखिए अभी भी कोविड-19 यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर वायु प्रदूषण बढ़ता है, तो इस प्रकार से कोविड-19 के केस भी बढ़ते हैं। जैसे ही बढ़ते हैं लोगों को पता नहीं होता कि सरकार लॉकडाउन लगाएगी या फिर कुछ सीमित छूट दे करके सब कुछ बंद करेगी। तो इसीलिए ये जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लाया गया ये लोगों को भ्रम से बचाने के लिए लाया है, क्योंकि ये जो है अब लोगों को पता होगा कि इस प्रकार के जब लेवल बढ़ेगा तो सरकार के द्वारा कौन सा निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा था इस बार कोविड-19 ये जो सेकेंड वेव चला दिल्ली में तो उसमें प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से जो लॉकडाउन है काफ़ी अंत में लगाया गया था, तब तक जो है मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो इसीलिए ये जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लाया गया ताकि लोग जो है भ्रम में ना रहे, उनको पता हो कि ये जो प्रशासन है क्या कदम उठाएगी। ये जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है इसे आप देख सकते हैं 4 कलर में किया गया है, जो कि 3 आधार पे किए जाएंगे। पहला टेस्ट पॉजिटिव रेट, यानी कि जो पॉजिटिव रेट है वो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। दूसरा है न्यू पॉजिटिव केसेस, नए केसों की जो मामले हैं वो पिछले 7 दिनों में कैसा है। और उसके आधार जो तीसरा आधार है कौन सा है वह है बेड्स का, यानी कि जो ऑक्सीजन और जो बेड हैं वो इन पिछले 7 दिनों में अस्पतालों में किस प्रकार से खपत हो रहे हैं। तो इसके आधार पर ये जो कलर है आप देख सकते हैं 4 कलर में बांटा गया है। तो पहले पे आप देख सकते हैं येलो, दूसरे पर एम्बर, तीसरे पे है ऑरेंज और चौथे पे है रेड लेवल। यानी कि ये जो लाल वाली जो सीमा है यह काफ़ी सबसे अधिक होगी और इस समय जो है पूरे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर जो है लॉकडाउन को लगा दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर फिर से देखते हैं ये जो येलो लेवल है, यानी कि लेवल 1 है जो कि येलो पे है। अगर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव रेट है 0.2, यहाँ पर 2 दिनों में 0.5% है। तो इस प्रकार से क्या होगा, छोटी मोटी प्रतिबंध यहाँ पर लगा जाएंगे। वैसे इसमें कई सारे हैं, उतना लिस्ट आपको याद नहीं रखना कौन से लेवल पर क्या क्या बंद होंगे। यहाँ पे आपको ये जानना था कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या होते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर न्यू केसेस हैं, यानी कि पिछले 7 दिनों में अगर 1500 केस आ रहे हैं तब भी इसे येलो लाइन में रखा जाएगा, यानी कि प्रतिबंध जो काफ़ी कम होंगे। और यहाँ 500 बेडों की खपत हुई है। तो ये इसी प्रकार से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो प्रतिबंध है वो बढ़ता जाएगा दिल्ली में। और सबसे अंत में अगर रेड लेवल, यानी कि जो लाल सीमा पार कर दिए गए, यानी कि जो पॉजिटिव रेट है 5% से भी ज़्यादा हो जाएगा। 16,000 केसेस आने लगे पिछले 7 दिनों में और यहाँ बेडों की संख्या जो है 3,000 खपत होने लगेगी पिछले 7 दिनों में। तो ये जो है ये लाल सीमा में प्रवेश कर जाएगा और इसमें जो संपूर्ण लॉकडाउन को लगा दिया जाएगा। इन सब सीमा पार्क वगैरह, होटल, सिनेमा हॉल ये सब वगैरह बंद किए जाएंगे। ये सबसे जो ऊपरी है वो है रेड। दूसरा जो टॉपिक है हमारा है एयरक्राफ्ट के बारे में, यानी कि जो
आईएनएस विक्रांत है उसके बारे में जानेंगे। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, चलिए देखते हैं। इसे पिछले वर्ष जो इंडियन नेवी है इसमें शामिल तो किया गया, लेकिन अब इसका एक ट्रायल वर्जन चल रहा है, यानी कि एक प्रकार से अभी ये ट्रायल में है। तो ये जो इंडिजीनियस है, क्योंकि यह स्वदेशी है इसलिए इसको नाम रखा गया इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। दरअसल यह भारत के द्वारा डिजाइन और बिल्ड किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी खासियत की। तो ये जो आईएनएस विक्रांत है इसकी हाइट आप देख सकते हैं 59 मीटर है। इसके बाद लेंथ को आप देखें 262 मीटर। डेक को आप देख सकते हैं ये 14 डेक है यहाँ पर, जबकि विद आप देख सकते हैं 62 मीटर। ये जो इसका वजन है काफ़ी ज़्यादा है, 40,000 टन है। आईएनएस विक्रांत को खास बनाती है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं MiG-29 को आराम से यहाँ पे उड़ाया जा सकता है। ये जो डेक है यहाँ पर आप देखिए, ये जो एक प्रकार से आप देख रहे हैं ये एक प्रकार से आपको ट्रैक लग रहा है विमान उड़ाने के लिए, यही इसको खास बनाती है, इसलिए इसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे 2 तकनीक काम करते हैं, एक होता है स्टोबार STOBAR और दूसरा होता है वह है कैटोबार। तो इसमें जो है आईएनएस विक्रांत में इसमें स्टोबार तकनीक का प्रयोग किया गया है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे अगर MiG-21 ये जो MiG-29 है यहाँ से उड़ान भरती है, तो यहाँ से उड़ने के बाद या दुश्मन देश में या फिर किसी पर भी हमले करके यहाँ पर या फिर कोई परीक्षण करना तो वह भी करके यहाँ पर आ सकती है। तो ये जो स्टोबार में अभी क्या होता है कि इसे यहाँ पर उतरने के लिए देखिए उड़ान भरना तो आसान होता है, यहाँ से उड़ान भरा इसने और उसके बाद कहीं भी जा कर के यहाँ, लेकिन यहाँ पर आने के समय यानी कि इस पर उतरने के समय इसमें जो दिक्कत होती है वो अभी यहाँ पे पता चलेगा कैसे। देखिए स्टोबार में अभी क्या होता है कि अभी मान लीजिए ये विमान है यहाँ पर, अब इसे यहाँ आना है तो ये क्या करते हैं यहीं से ये स्लो हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से आकर के इस तरह से यहाँ पर उतरती है। तो ये है, तो इसमें होता है कि काफ़ी समय लगता है यहाँ पे उतरने में, जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन आने में काफ़ी समय लग जाता है। ये हुई स्टोबार में, यानी कि स्टोबार जो टेक्नोलॉजी है उसमें इसमें जो आईएनएस विक्रांत में यही इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो कैटोबार है ये कैटोबार, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर उड़ान भरना और आना काफ़ी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए अभी आपने देखा कि इसे उतरने के लिए काफ़ी दूर से ही यहाँ पर इसे प्लेन को धीमा कर दिया जाता है, उसके बाद ये ट्रैक पर आती है, इसमें समय काफ़ी लगता है। लेकिन आप समझिए युद्ध के समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि काफ़ी कम समय में निर्णय लेने होते हैं। तो इसीलिए ये जो कैटोबार है उसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये जो उड़ान भर ली है तो ये तो ठीक है, लेकिन उड़ान यानी कि नीचे आते समय इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रकार से चेन लगाए जाते हैं। वो अमेरिका जो है यूएसए के जो एयरक्राफ्ट है उसमें काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है कैटोबार। तो यहाँ पर इस प्रकार से लोहे के चैन वगैरह होते हैं जिसमें ये जो शिप होते हैं या फिर जो एरोप्लेन होते हैं यानी कि जो फाइटर जेट हैं तो उनके जो यहाँ पर व्हील्स होते हैं यहाँ पर फंस जाते हैं और वो तुरंत यहाँ पर रुक जाते हैं। तो ये होते हैं कैटोबार जो तकनीक है उसमें। अभी जो है कैटोबार तकनीक का हमारे पास कोई भी शिप नहीं है, इसे बनाने की बात की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है कैटोबार तकनीक हमारे पास नहीं है, इसे डेवलप किया जा रहा है। ये जो है स्टोबार है। तो इस प्रकार के छोटी तकनीक थी कुछ, उसे यहाँ पे बतलाया गया। तो याद रखिएगा कैटोबार और स्टोबार अगर इस्तेमाल किया जाता है आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप बतलाइएगा कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर से संबंधित है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इसे बनाया जा रहा है इंडियन नेवी के जो है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था और इसे बनाया जा रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के पास, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का एक पब्लिक सेक्टर है। और हम जानते हैं ये जो एयरक्राफ्ट है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। दरअसल ये जो युद्ध होते हैं तो उस समय इंडियन नेवी को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, क्योंकि हमारी सीमा आप देखिए ये इस तरह से 3 तरफ से किससे घिरी हुई है, समुद्र से घिरी हुई है। इसलिए हमारी इंडियन नेवी जो है उसे मजबूत होना काफ़ी आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ जो है इसे काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को, क्योंकि युद्ध कई स्तरों पर होता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जो है अब एलिट क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला 5 या 6 नेशन होंगे, जैसे कि अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। उसके बाद जो है भारत है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला एक एलिट क्लब में शामिल हो गया है।
अभी जो हमारे यहाँ जो एयरक्राफ्ट हैं वह ब्रिटिश या फिर रशियन के द्वारा, दोनों के द्वारा दिए गए हैं। जैसे कि जो हमारा लास्ट है INS विक्रमादित्य, जिसे 2013 में यहाँ पे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। इसे रशिया के द्वारा, यानी कि रशिया के द्वारा यह दिया गया था। इसके पहले हमारे यहाँ दो जो एयरक्राफ्ट है INS विक्रांत, यहाँ पे देखिए INS विक्रांत है, जिसे अब डिकमीशन किया गया है। आप देखते हो कि जो बजाज वी, अपने गाड़ी का नाम सुना है बजाज वी, तो ये INS विक्रांत के जो लोहे के जो उसके टुकड़े हैं उससे इसमें मिला करके बनाया गया है। तो ये तो इसकी बात। तो INS विक्रांत, और अभी देख रहे हैं ये जो INS विक्रांत है वो फिर से इसी का नाम रखा गया है। दरअसल INS विक्रांत काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारे लिए, क्योंकि 1971 में जब हम वॉर किए थे पाकिस्तान से, इनकी बांग्लादेश के निर्माण के लिए, तब INS विक्रांत का प्रयोग काफ़ी किया गया था। इसलिए इसके इतिहास को देखते हुए ये जो नया विमान, ये जो एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है शिप, तो उसका भी नाम रखा गया INS विक्रांत। ये दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। और दूसरा जो है ये INS विराट। दरअसल ये जो INS विक्रांत है इसका नाम था HMS हरक्यूलस, जिसे कमीशन किया गया था 1961 में, और 1971 में इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा था। दूसरा जो है ब्रिटेन के द्वारा ही दिया गया था INS विराट, इसका ब्रिटेन में नाम था HMS हम्स। इसे 1987 में कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में। तो यह है INS विक्रांत के बारे में। दूसरा टॉपिक है अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, यानी कि AMOC के बारे में। AMOC क्या है? दरअसल यह ओशन करंट का एक लार्ज सिस्टम है, यानी कि जो समुद्री धाराएं चलती है उसका एक टाइप है अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC। ये जो AMOC है दरअसल अटलांटिक ब्रांच, यानी कि जो अटलांटिक महासागर उसकी एक शाखा है जो पूरे विश्व में यहाँ पर ये जो पोषक तत्व होते हैं और जो जल होते हैं उसे प्रवाहित करती है। ये देखिए, ये जो यहाँ से निकल करके यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है ना। तो यहाँ से ये गर्म धाराएं लेकर के इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में जाती है, वहाँ से ये ठंडी होकर फिर से यहाँ पर आती है और ये पूरे विश्व में इस प्रकार से फैलती है। आप ये देख सकते हैं, ये जो धाराएं हैं इस प्रकार से, ये क्या है, AMOC ही है, ये जो कि अटलांटिक महासागर का एक टाइप है जलधारा का। तो ये क्या करती है, पूरे विश्व में गर्म जलधाराएं और जो पोषक तत्व होते हैं उसे ये प्रवाहित करती है। लेकिन यह जो धारा है यह काफ़ी अब प्रभावित हो रही है। कारण क्या है उसे अंत में देखेंगे। इसे हम जानते हैं कि आखिर ये जो है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अभी आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसी का एक टाइप है, एक क्या है, एक पार्ट है AMOC का। यह क्या है, एक गर्म जलधारा है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका के पूर्वी तट और यहाँ पर ये जो यूरोप है उसके पश्चिमी तट में यह गर्म धाराएं ले जाती है और यहाँ पर जो है पोषक तत्व यहाँ पर बनते हैं इन गर्म जलधाराओं पर, और मछलियों का आहार भी एक प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, ये जो ठंड के समय में यहाँ क्या होता है कि रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और ये जो गल्फ स्ट्रीम है यहाँ पर जाती है और इन क्षेत्रों में तभी यहाँ पर जो रास्ते खुलते हैं और आर्कटिक जो महासागर वहाँ से यहाँ पर शिप वगैरह आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी इन गल्फ स्ट्रीम के कारण ही यहाँ पर भोजन प्राप्त होते हैं, क्योंकि रास्ते ब्लॉक होने के कारण क्या होता है कि उनको यहाँ से आने में जो भोजन होते हैं वो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम के कारण काफ़ी आसान होता है क्योंकि रास्ते जो होते हैं वह खुल जाते हैं। तो ये जो AMOC है वो कोलैप्स हो रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपने पहले देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको काफ़ी प्रभावित होना पड़ सकता है। इसके अलावा ये जो पूर्वी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है और यहाँ पर जो पूर्वी अमेरिका है यहाँ पर काफ़ी ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो गल्फ स्ट्रीम है यह एक गर्म जलधारा है। इसके अलावा अध्ययन में और पाया गया कि अगर AMOC जो है प्रभावित होता है तो अमेरिका और यूरोप में ये जो वर्षा है वह भी प्रभावित हो सकता है, यानी कि जो वर्षा का जो मात्रा है वह काफ़ी कम हो सकती है। इसके अलावा एल नीनो भी काफ़ी इफेक्टेड हो सकता है। अब हम जानते हैं इसके जो कारण क्या है, यानी कि AMOC किस प्रकार से प्रभावित, मतलब ये जो है इफेक्ट इसको कर रहा है, एक कोलैप्स क्यों हो रहा है आखिर AMOC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले महीने हमने पढ़ा था, आप याद रखिए 5 जुलाई को क्या पढ़ा था हमने, लास्ट आइस एरिया के बारे में जो कि टूट गया था। यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड के पास ये वाले एरिया, ये क्या है, लास्ट आइस एरिया थी, इसे हमने डिटेल से देखा था। तो ये क्या होता है, कोलैप्स हो गया था। तो कोलैप्स होने के कारण हुआ क्या
कि यहाँ पर अब देखिए, जब ग्लेशियर पिघलती है तो स्वच्छ जल धारा होती है, फिर वो जो धारा होती है फिर जल होते हैं, वो क्या होता है, वो गंदे होते हैं, क्या होते हैं, वो स्वच्छ होते हैं। तो यहाँ पर स्वच्छता की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ गई है ना। यानी लास्ट आइस एरिया जो था उसके पिघलने के कारण इस एरिया में जो है स्वच्छ जल जो है उसकी मात्रा काफ़ी अधिक हो गई, जिस कारण से ये जो लवणता होती है वो कम हो गई और डेंसिटी जो है वह भी कम हो गया। अब देखिए, लवणता और डेंसिटी यानी कि जो घनत्व है और लवणता दोनों अगर कम हो जाएंगे तो अभी आपने देखा एमोक, ये जो पूरी पृथ्वी है ये जो है इक्वेटर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, और ये है उत्तरी गोलार्ध। तो आपने देखा कि यहाँ से ये निकलती है कौन, एमोक, और पूरे विश्व में इस प्रकार से प्रभावित है। और यहाँ से आप देखिए ये यहाँ पर गई और इसके बाद ये इधर अमेरिका के पास और यहाँ यूरोप के पास। तो अभी आप देखिए ये जो एरिया यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लास्ट आइस एरिया है जो कि पिघल गई। अब देखिए यहाँ से ये जल धारा है, यहाँ क्या होती थी, गर्म होकर के नीचे जाती थी और उसके बाद ठंडे होकर के ऊपर आती थी। तो यहाँ पर क्या होती थी, लवणता काफ़ी अधिक थी और ये जो डेंसिटी भी उसका काफ़ी बढ़ जाता था, जिस कारण से यह यहाँ पर प्रवेश अंदर करती थी और उसके बाद ठंडे होकर के बाहर आती थी और इस प्रकार से दक्षिण गोलार्ध की तरफ बढ़ती थी। लेकिन यहाँ पर ये जो बर्फ़ पिघला उस कारण से क्या हुआ कि स्वच्छ जल अधिक हो गई, जिस कारण से लवणता भी कम और डेंसिटी भी कम, और इस कारण से क्या हो रहा है कि जो जल है वो अंदर नहीं जा रहा है, यानी कि लवणता होगा तभी तो वो भारी होगी जल ना, और जिस कारण से वो जो जल है वो गर्म का यहाँ पर जो है ठंडा हो जा रहा है और ये अंदर जो है प्रवेश नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से ये जो लाइन है वो प्रभावित हो रही है और इसी कारण से है जो है ये चर्चा में आया है। तो एमोक है, यानी कि ये जो है क्यों चर्चा में आया ये तो आपने देख लिया, इसके कारण क्या है और ये किस प्रकार से इस पूरे एरिया को प्रभावित कर सकता है। तो आपने देखा, इसके अन्य कारण आप देख सकते हैं, मेन क्लाइमेट चेंज ही है, क्योंकि इसी कारण यह तो बर्फ़ पिघला ना और इस कारण स्वच्छ जल जो है वो भी यहाँ पे बढ़ गई और जिस कारण से ये जो एमोक लाइन है वह प्रभावित हो रहा है और इसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ सकता है इस एरिया में। ये इस एरिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये जो जलधाराएँ हैं पूरे विश्व में प्रभावित होती है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्रभावित होगा तो साउदर्न भी तो होगा ना, तो इसलिए इसे याद रखिएगा एमोक के बारे में। नेक्स्ट है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में। दरअसल ये जो गवर्नेंस फोरम है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इसका पहला बार जो होस्ट किया जा रहा है भारत के द्वारा इस वर्ष, जिसमें विभिन्न देशों के जो स्टेक होल्डर हैं, कंपनियां हैं, वे इसमें भाग लेंगी। ये जो सम्मेलन किया जाएगा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का, उसे 20 अक्टूबर 2021 को शुरू किया जाएगा। अगले 3 दिनों तक यह चलेगी। ये जो थीम रखा गया इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, ये जो IGF है यानी कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इसमें विभिन्न देशों के मल्टी स्टेक होल्डर, गवर्नेंस ग्रुप आदि भाग लेते हैं इंटरनेट से संबंधित वार्ता करने के लिए। ये जो IGF है इसे शुरू किया गया था वर्ष 2006 में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, और ये जो जुलाई में निर्णय लिया गया था और इसके बाद अक्टूबर नवंबर के माह में 2006 से यह प्रतिवर्ष जो है वह किया जाता है। तो इस वर्ष जो है भारत इसका होस्ट नेशन है, यानी कि भारत में यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है भारत के द्वारा पहली बार आयोजित किया जाएगा इस वर्ष, यहाँ नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है खेल रत्न से संबंधित। दरअसल ये जो खेल रत्न है इसे पहले नाम रखा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद ओलंपिक के सुपरस्टार मान सकते आप थे, क्योंकि इन्होंने एम्स्टर्डम 1928, लॉस एंजल्स 1932 और बर्लिन 1936 में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। यानी कि भारत ने अब तक जो 10 में से जो 8 मेडल हॉकी में प्राप्त किया है, इन 8 में से 3 जो है इनके बदौलत ही हमें मिला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे भारत के लिए। इनका जो जन्मदिन है वह 29 अगस्त को है, इसीलिए 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है और इसी दिन जो है राष्ट्रीय खेल जो है वह भी लोगों को दिया जाता है। ये जो राष्ट्रीय खेल अवार्ड जो है वह दिया जाता है। ये जो नाम चेंज करने की बात की गई, तो इसके लिए 2019 में, फरवरी 2019 में जो युवा खेल मंत्रालय उसके तहत एक समिति का गठन किया गया था। नाम है कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड एंड स्पेशल अवार्ड्स। तो ये जो कमेटी है इसी के द्वारा ये जो नाम है उसको बदलने की बात की गई।
इसको हेड किया गया, यानी जो इस कमेटी को हेड किया गया जस्टिस जो कि रिटायर है इंदरमीत कौर कोचर। इंदरमीत कोचर जो है, इनके द्वारा यह जो है सुझाव दिया गया कि जो खेल रत्न का जो नाम है उसे राजीव गांधी के बजाय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया जाए। यहाँ पे देखिए इस खेल को, ये जो अवार्ड है यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसे 1991-92 में शुरू किया गया था। और सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया था वह किसे दिया गया था, वह विश्वनाथन आनंद को, जो कि चेस में खेले जाते हैं, तो इनको दिया गया था यह पुरस्कार। जबकि 2020 में यानी कि जो पिछले वर्ष दिया गया, हॉकी के जो कप्तान है रानी रामपाल को दिया गया था। जबकि 2008 और 2014 में कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया था। ये जो अवार्ड दिए जाते हैं इसे मत नोट कीजिएगा, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं बस ये जान लीजिए, इसमें जो वेटिंग दी जाती है, जैसे कि कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में गोल्ड जीतता है तो उसे 80 पॉइंट मिलते हैं, सिल्वर पे 70, ब्रॉन्ज पे 55। इसी प्रकार से अन्य जो खेल हैं जैसे कि वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, इसी के आधार पर उनको पॉइंट दिया जाता है और जिनके पॉइंट सबसे अधिक होते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है ध्यानचंद खेल अवार्ड। तो यह है इसके बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।